नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, सभी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके इस सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है बाईबैक ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के बारे में अपन आज इस वीडियो में देखते हैं, कुछ समझते हैं। स्वयं की अंशों का जब वापसी खरीद होती है तो इस संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में बाईबैक संबंधी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। हम उन सभी प्रावधानों को देखेंगे। धारा 69 में जितने अंशों का बाईबैक किया जाता है उतने का एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में राशि को ट्रांसफर करना जरूरी होता है, वो प्रावधान अपन देखेंगे। और इसके अलावा धारा 70 के अंतर्गत जो निषिद्ध परिस्थितियां हैं कि जब बाईबैक नहीं किया जा सकता, उनके बारे में अपन प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्वयं की प्रतिभूति की वापसी खरीद के संबंध में धारा 68 में क्या दिया गया है। देखिए, एक बात शायद अगर आपने कहीं प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के बारे में पढ़ा होगा, एक तरह से वापसी खरीद का मतलब यही होता है कि उतनी पूंजी जो होती है वो बैलेंस शीट से गायब हो जाती है। जैसे शोधन की तरह की बात हो गई, उनको अंशों के स्थान पर कोई अलग प्रतिभूतियां दे देना या नकदी पैसा दे देना और उतनी राशि को उतने शेयर्स रद्द करके बैलेंस शीट से गायब कर देना, तो एक तरह से शोधन वाली सी बात ये होती है। यहां पर भी चूंकि समता अंशों का शोधन एक तरह से वापस खरीद रही है कंपनी, तो उतने अंशों को वो रद्द कर देती है और अंशधारियों को जो रेट तय करती है उसके हिसाब से उनको पेमेंट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर जैसे कि पूर्वाधिकार अंशों के संबंध में था कि जितने अंशों का वो किया जाता है इस तरीके का शोधन, तो वो पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। तो यहां पर भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब तक सभी अंश फुल्ली पेड अप नहीं हो जाते हैं, सभी किस्तें मांग नहीं ली जाती हैं, तब तक उन अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता या उन अंशों की वापसी खरीद नहीं हो सकती। तो ये बात जो है वो इसकी महत्वपूर्ण बात होती है। इसके अलावा देखिए कि जो कंपनी जो है वो इस तरीके की जो वापसी खरीद करती है वो अपने स्वतंत्र कोषों से कर सकती है, जिनको हम फ्री रिजर्व्स कहते हैं। जैसे उसमें विभाजन योग्य लाभ थे, उन वो थी बात, तो वैसी सी बात यहां पर है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि वापसी खरीद वो स्वतंत्र कोषों से फ्री रिजर्व से कर सकती है, अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से कर सकती है, या नई अंश और निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के निर्गमन से कर सकती है। तो जैसे कि पूर्वाधिकार अंशों में था, ठीक उसी प्रकार की बात यहां पर है कि वो फ्री रिजर्व से नए प्रतिभूतियों के निर्गमन से वो अंशों का वापसी खरीद कर सकती है, उनसे निर्गमन से प्राप्त राशि से। दूसरी बात यह है कि इसकी कुछ शर्तें होती हैं, उनका पालन करना आवश्यक है। वो शर्तें देखिए कौन कौन सी होती हैं, 6-7 शर्तें हैं जिनके बारे में अपने को ध्यान करना है कि कोई भी कंपनी जब वापसी खरीद करती है तो उसे अंतर नियमों द्वारा अथॉराइज्ड होना चाहिए, अधिकृत होना चाहिए। अंतर नियमों में इस बात का प्रावधान होना चाहिए। कंपनी की साधारण सभा में इस बात का एक विशेष प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए वापसी खरीद का। वापसी खरीद की जो अधिकतम सीमा है वो प्रदत्त पूंजी प्लस फ्री रिजर्व्स के 25% से अधिक नहीं हो सकती। प्रदत्त पूंजी प्लस फ्री रिजर्व्स के 25% से ज्यादा वापसी खरीद नहीं हो सकती, और किसी वित्तीय वर्ष विशेष के अंदर प्रदत्त पूंजी के 25% से ज्यादा की वापसी नहीं हो सकती, वापसी खरीद नहीं हो सकती। किंतु बिना विशेष प्रस्ताव के भी अगर संचालक अपनी सभा में ये पास कर देते हैं तो वो फ्री रिजर्व प्लस पेड अप कैपिटल के 10% की सीमा है अधिकतम, वो बिना विशेष प्रस्ताव के भी वापसी खरीद का उनको अधिकार होता है।
इसके अलावा जो शर्तें होती हैं वो ये हैं कि जो वापसी खरीद के बाद जो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है, यानी सुरक्षित और असुरक्षित ऋण, और जो समता पूंजी और मुक्त संचयों का योग है, तो उसके 2 गुने से ज़्यादा उसके वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट्स नहीं होने चाहिए। यानी फ्री रिजर्व प्लस पेड अप कैपिटल का 2 टाइम्स डेट जो है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में सरकार इसकी छूट दे सकती है। केंद्र सरकार वापसी खरीद वाले सभी जो अंश और प्रतिभूतियां हैं वो ये पूर्ण प्रदत्त होना चाहिए, अपनी कंडीशंस में अपने बताई दिया है। सूचीबद्ध अंशों की वापसी खरीद सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी और बाकी अंशों के जो है वो अन्य निर्दिष्ट जो नियम होंगे उनके अनुसार होगी। तो ये कुछ शर्तें हैं जिनको पालन करके इनका वापसी खरीद की जा सकती है। जिस साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास किया जाना है उसकी सूचना एक जो है उसके साथ में एक व्याख्यात्मक विवरण दिया जाएगा और उसमें यह बताया जाएगा कि उसका अधिकतम मूल्य क्या होगा वापसी खरीद का, वापसी खरीद के अंशों की संख्या कितनी होगी, उनका मूल्य क्या होगा, और इसके अलावा जो है वो किस श्रेणी के अंशों का वापसी खरीद की जाएगी और उसको वापसी खरीद करने के लिए क्या प्रोविजन या प्रावधान है या किस हेड से इसको जो है वापसी खरीद की कार्य संपन्न होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी। तो टाइम लिमिट भी बताई जाती है उसके अंदर जो है वो विनियोग की राशि भी बताई जाती है और अधिकतम जो इसका जो है खरीद मूल्य है वो भी बताया जाता है, किस श्रेणी के हैं वो भी बताते हैं और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी बताते हैं। तो ये एक तरह से उस सूचना के अंदर विस्तृत विवरण दिया जाता है। विशेष प्रस्ताव पास करने के 1 वर्ष के भीतर जो है वापसी खरीद की संपूर्ण कार्रवाई संपन्न हो जानी चाहिए। वापसी खरीद जो है वो या तो जो शेयर जो मार्केट में हैं जो उन अंशधारियों को अनुपातिक आधार पर कह दिया जाता है कि जिसके पास 100 शेयर हैं कि आधी अगर कैपिटल को वापसी खरीद रहे हैं तो उसमें से 50-50 वापस कर दो जिनके पास 100 हैं, जिनके पास ज़्यादा हैं तो उसमें बता देंगे कि कितना रेशियो उनका होता है, तो वो उनको एक अनुपातिक आधार पर या तो उनको लिया जा सकता है। दूसरे जो कर्मचारी जो स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंतर्गत कर्मचारियों के पास जो शेयर है उनको वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और स्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे जो लॉट्स के अंदर या खंडों के अंदर जो होते हैं उनको वापस लेने की बात हो सकती है। तो ये जो है वो अलग अलग चीज़ें जो हैं और ये एक और है। इसके अलावा स्वयं कंपनी खुले बाजार से भी ओपन मार्केट से भी है वो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के मार्फत और खरीद सकती है अपने अंशों को, है ना। ओपन मार्केट से खरीद लेगी या उनको सरेंडर करने के लिए कह देगी अपने हिस्सेदारियों को, या लॉट्स वाले हैं उनको ले लेगी, तो ये या कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन वाले, तो ये कई ऑप्शन इसके खरीद के हो सकते हैं। सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा विशेष प्रस्ताव पास करने पर सेबी के पास शोधन क्षमता की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी देनी पड़ती है और इसका एक शपथ पत्र न्यूनतम 2 संचालक एक प्रबंध संचालक सहित फाइल किया जाएगा। तो भाई वो तो ये कहते हैं ना कि उनकी सोल्वेंसी बड़ी मजबूत है, यानी वो ऐसा नहीं है कि कोई दिवालियेपन के कगार पर इसलिए वापस ले रहे हैं, तो उनको सोल्वेंसी की ये घोषणा शपथ पत्र उनको देना पड़ता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया के पूर्ण होने के 7 दिन के भीतर के जो शेयर उन्होंने वापस खरीद किए हैं उनको नष्ट करना पड़ेगा और वापसी खरीद पूर्ण होने की तिथि से 6 माह तक उसी प्रकार के अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर बोनस अंशों के निर्गमन पर, कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना के अंतर्गत निर्गमन पर तथा ऋण पत्रों को और पूर्वाधिकार अंशों को इक्विटी अंशों में परिवर्तन करने पर प्रतिबंध नहीं है। यानी भाई 6 महीने तक आपने एक बार वापसी खरीद कर ली तो आप पुनर्निर्गमन नहीं कर सकते, लेकिन ये बोनस अंशों पर लागू नहीं होता, कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन पर लागू नहीं होता, परिवर्तन जो करते हैं प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में उन पर लागू नहीं होता। कंपनी जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगी और उसके अंदर सारे विवरण को नोट करेगी कि भी कितने अंशों को वापस किया, किस रेट पर किया, उनके रद्द करने की तिथि क्या है, ये सब चीजें जो है वो उसके अंदर नोट की जाएंगी। और इस प्रकार की जो सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं जो जिन स्टॉक एक्सचेंज में जो एनरोल्ड होती हैं, उन कंपनियों को खरीद पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर सेबी के पास एक विवरणी फाइल करनी पड़ेगी जिसमें सभी निर्धारित बातों का उल्लेख होगा। कंपनी है वो इस धारा 68 के प्रावधानों को अगर कोई उल्लंघन करता है तो इसके अंतर्गत 1 लाख अधिकतम 3 लाख रुपए का जुर्माना है। फिर अधिकारियों के ऊपर भी इसके अंदर जो है वो 3 वर्ष के कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, अधिकतम 3 लाख रुपए, ये सब चीजें और सजा या जुर्माना दोनों ही संभव है। अगर इन धारा 68 के इन प्रावधानों का अगर कोई उल्लंघन कंपनी करती है
तो जुर्माना कंपनी पर भी है और अधिकारियों पर भी है। यह बात तो पहले भी धारा 68 के प्रावधानों के बारे में किसी कंपनी के द्वारा अपने अंशों को वापसी खरीद करने पर। दूसरी धारा 69 है, वो ये कहती है कि जितने अंशों का वापसी खरीद की जाती है उनके अंकित मूल्य के बराबर राशि जो है वो अगर नकद के बदले किए जाते हैं, नए अंश निर्गमित करने के बजाय यदि फ्री रिजर्व मुक्त संचय से अगर कोई राशि जो है वो की जाती है, तो जितनी राशि उसने फ्री रिजर्व से ली है और वापसी खरीद किया है तो उतनी राशि जो है वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में हस्तांतरित करनी जरूरी होती है। और ऐसा करने के लिए जो यूज करेंगे वो फ्री रिजर्व्स को यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं और फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। तो ये जो बात है वो यहां पर महत्वपूर्ण है, जिसको अपने को ध्यान में रखना है। और ऐसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का यूज है वो किस कार्य में किया जा सकता है? पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में किया जा सकता है। तीसरी बात धारा 70 की है। धारा 70 में वो प्रावधान दिए गए हैं जिसके अंतर्गत निषिद्ध किया गया है वापसी खरीद की निषिद्ध की परिस्थितियां हैं। वापसी खरीद को बाईबैक को निषिद्ध यानी प्रोहिबिट किया गया है कि भाई वो वापसी खरीद नहीं कर सकेगी। एक सहायक कंपनी है, वो चाहे उसकी खुद की सहायक कंपनी क्यों नहीं हो, वो वापसी खरीद का काम नहीं करेगी। एक विनियोग कंपनी जो है वो ये काम नहीं कर सकती, विनियोग कंपनी के माध्यम से ये काम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यदि कोई निक्षेप, ब्याज, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश या किसी बकाया के कोई ऋण, कर्जा बकाया है, उसका ब्याज बकाया है, कोई पूर्वाधिकार अंश पूंजी की जो शोधन बकाया है या पूर्वाधिकार अंश पूंजियों के ऊपर लाभांश बकाया है या ऋण पर ब्याज बकाया है, तो अगर इस तरीके के अगर उसके ऊपर कोई ड्यूज हैं तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो स्थिति है वो उसकी सोल्वेंसी को नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनका दोष अगर जारी है। लेकिन यदि इस प्रकार के दोष से विमुक्त हो गई है तो फिर वो 3 वर्ष के बाद ये ऐसा कर सकती है। और कंपनी अधिनियम की धारा 2013 में धारा 92, 123 का पालन नहीं करने पर भी अंशों की वापसी खरीद नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रोविजन दिए गए हैं जिनके अंतर्गत है वो निषिद्ध किया गया है कि वो कंपनी जो है वो इनका वापसी खरीद नहीं कर सकती। अब अपने सेबी के कुछ दिशा निर्देश देखते हैं कि क्या क्या हैं। सेबी ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके अंतर्गत ये कहा गया है कि कंपनियां अपने अंशों की वापसी खरीद जो है वो या तो वर्तमान अंशों के जो धारक है उनसे आनुपातिक आधार पर कर सकती है, या वो खुले बाजार में अपने अंशों को खरीद सकती है, या जो शेयर होल्डर्स के पास लोट्स में है। लोट्स का मतलब यहां पर ये होता है कि खंडों के अंदर है वो, जैसे मान लीजिए जो है वो 10 सही 1/2 शेयर हुआ, 10 सही 4/5 शेयर हुआ, तो वो जो ऊपर वाले जो खंड है जिनके पास में वो सब मिलाकर के एक शेयर की बन जाता है। तो इस तरीके से जो उन सभी खंडों को मिलाकर के उनको वापस ले सकती है। कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन विकल्प के अंतर्गत जो है उनसे ले सकती है, खुले बाजार में करके ले सकती है। तो वो ये तरीके इसने बताया कि इनके द्वारा जो है वो कंपनी जो है वापसी खरीद कर सकती है। दूसरी सेबी का ये निर्देश है कि वापसी खरीद के संबंध में अंशधारियों की स्वीकृति प्राप्त करना जो है, प्राप्त करने के लिए वापसी खरीद की अधिकतम मूल्य उनको बताना होगा कि जब वो उनसे स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जब उनको कहेगी कि भैया आप इसके बारे में स्वीकृति प्रदान करें, तो अंशधारियों से तो उनको अधिकतम मूल्य है वो बताना पड़ेगा इस प्रकार की सूचना देते समय। और कोई भी नेगोशिएटेड कोई डील्स हैं, अनुबंध आधारित हैं, या कोई तालावधि से संबंधित शेयर हैं और डील वाले कोई शेयर हैं, तो ऐसे शेयर्स को वो वापसी खरीद नहीं कर सकती है। यानी किसी बिजनेस डील के अंतर्गत तो वो शेयर दिए गए हैं तो अब उनको वापस नहीं ले सकती। कोई लॉक इन पीरियड के शेयर्स हैं उनको वापस नहीं खरीद सकती। तो ये प्रतिबंध वहाँ पर भी जो है वो इस वजह से भी ने ये लगाए हैं। प्रवर्तक अपने स्वयं के अंश नहीं बेच सकते। स्वयं के अंश हैं वो प्रवर्तक नहीं बेच सकते का मतलब यहाँ पर यही है कि वो कंपनी उन अंशों को, प्रवर्तकों के अंश को नहीं ले सकती। ये भी सेबी का एक स्ट्रिक्ट निर्देश है। वापसी खरीद है वो वापसी खरीद करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? वो या तो नकद खरीदे जा सकते हैं या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तन द्वारा किए जा सकते हैं। नकद खरीद भी हो सकती है या प्रतिभूतियों में परिवर्तन द्वारा भी हो सकता है, लेकिन नकद खरीद अगर की जाती है तो मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करनी
आवश्यक होती है। और ये वापसी खरीद का मतलब यही तो होता है ना कि अगले ब्याजदारियों को पैसे देने हैं और प्रतिभूतियां वापस लेनी है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि उनकी प्रतिभूतियां ले ली जाएं, उनको रद्द करके उनको जला दिया जाए और उनको पैसे दे दिए जाएं। दूसरा, उन प्रतिभूतियों के बदले दूसरी ऋण वाली प्रतिभूतियां या लाभांश वाली प्रतिभूतियां जो पूर्वाधिकार से संबंधित हैं या कोई और प्रतिभूतियां उनको दे दी जाएं और वो प्रतिभूतियां रद्द हो जाएं। एक बार वापसी खरीद की सूचना देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। और अंशों के रजिस्ट्रार, ट्रांसफर ऑफ जो कम एजेंट्स हैं, ट्रांसफर एजेंट्स हैं, रजिस्ट्रार हैं और कंपनी की जो अंकेक्षक हैं और प्रबंध संचालक हैं, उनको ये शपथ पत्र देना पड़ेगा कि कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी है और सभी प्रावधानों का पालन कर लिया गया है। वो एक बात को सत्यापित करेंगी और कंपनी प्रतिदिन की जो जितनी भी वापसी खरीद होती है उसको डे एंड में वो सूचना सार्वजनिक रूप से जारी करेगी। ये जो है वो सेबी के कुछ निर्देश हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। अंशों की वापसी खरीद से संबंधित प्रविष्टियां, अगर अपना प्रेफरेंस शेयर्स के शोधन की संबंधित प्रविष्टियों को ध्यान में है तो इन प्रविष्टियों में भी कोई परेशानी नहीं होगी। हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई इस तरीके की वापसी खरीद होने का मतलब होता है कि उतनी कैपिटल वापस डेबिट हो जाती है, कंपनी की बैलेंस शीट से उतनी पूंजी, प्रदत्त पूंजी गायब हो जाती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर अपने को करना ही होता है। लेकिन अगर इस तरीके का जो शोधन है वो जितने अंशों से ज्यादा कीमत पर किया जा रहा है, यानी वापसी खरीद ज्यादा कीमत पर की जा रही है, अगर समता अंश पूंजी मान लीजिए 100 रुपए की है लेकिन अगर उनको 120 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है तो ये पेमेंट कंपनी के लिए घाटे का सौदा है एक तरह से, लेकिन कंपनी को इसे नुकसान है, इसलिए इसको प्रीमियम ऑन बाईबैक से डीआर किया जाता है। शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, प्रीमियम ऑन बाईबैक को डीआर करते हैं और टू बैंक अकाउंट करते हैं, क्योंकि उतना पैसा जो है 120 रुपए के हिसाब से जितने शेयर्स के बाईबैक किया जा रहा है उनको गुणा करके उनकी राशि को पेमेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा, इसके अंदर जो जनरल प्रविष्टि करते टाइम अपने को ध्यान दें कि यदि इस प्रकार का शोधन अगर भट्टे पर किया जाता है तो यानी इस प्रकार की वापसी खरीद अगर भट्टे पर की जाती है, यानी कहने का मतलब 100 रुपए वाले अंश जो है उसको 90 रुपए पर वापस लिया जाता है या 95 रुपए पर वापस लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो ये उनकी एक तरह से कंपनी के लिए लाभ की बात होती है। तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। शेयर कैपिटल पूरी 100 रुपए के हिसाब से डेबिट कर दी जाती है, लेकिन पेमेंट 90 रुपए के हिसाब से किया जाएगा तो टू बैंक 90 रुपए के हिसाब से होगा, लेकिन टू बाकी डिफरेंस है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट से किया जाएगा, क्योंकि ये इतनी है वो पूंजी संचय के रूप में उसमें जमा किया जाएंगे। इसके बाद में पूंजी शोधन संचय कोष में स्थानांतरण जो है वो जैसे अपने धारा 69 में देखा था कि जितनी राशि फ्री रिजर्व से ली गई है, यानी बिना अंशों के निर्गमन के द्वारा, नए अंशों के निर्गमन के द्वारा या नए प्रतिभूति के निर्गमन के द्वारा जितने फ्री रिजर्व से राशि ली गई है, उतने फ्री रिजर्व से जितनी भी राशि जो है वो खुले संचय से ली गई है, उतनी राशि जो है वो का वापसी खरीद की गई है, वो राशि जो है वो कैपिटल रिजर्व रिजर्व में उतनी राशि ट्रांसफर करनी जरूरी है, जिसके लिए फ्री रिजर्व डीआर, जनरल रिजर्व डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम डीआर ये अपन करते हैं और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज भी किया जा सकता है और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है जो है उसका यूज बोनस अंशों के अंदर में किया जा सकता है। इसके अलावा जो लास्ट इसके अंतर्गत है जितना भी प्रीमियम ऑन बाईबैक था, इस प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ किया जाता है, क्योंकि पूंजी से ज्यादा का पेमेंट किया तो प्रीमियम ऑन बाईबैक हुआ। प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ किया जाता है और ये राइट ऑफ कहां से किया जाएगा? जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं, या अन्य कोई भी फ्री रिजर्व है उनसे अपन राइट ऑफ कर सकते हैं, तो उनको डेबिट कर देंगे और टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट कर दिया जाएगा। तो ये स्थिति जो है वो शोधन के संबंध में, सॉरी वापसी खरीद के संबंध में है। हमें इस पूरे वापसी खरीद से संबंधित चीजों को 3 भागों में डिवाइड करते हुए धारा 68 के प्रावधान, धारा 69 में जो है वो इसके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली बात, और तीसरी बात जो है वो निषिद्ध वाली परिस्थितियां धारा 70 के अंतर्गत, और चौथी सेबी के दिशा निर्देशों के बारे में। तो इस तरीके से 4 भागों में इसको डिवाइड करते हुए इस पूरे टॉपिक को अपने को समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।